हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी इससे पहले हमारी चल रही थी एमसीक्यूज की सीरीज। अब साथ में हम लोग केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा भी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आप लोगों ने सोल्व करना है, क्यों ये सभी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट फील होती हैं। तो आपने बस इसके जो कॉन्सेप्ट्स को एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो आप किसी भी केस स्टडी को आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो भी इसमें हमारे सिंपली दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोग किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो वो क्या है कि आपको भी सबसे पहले ना हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने होंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मतलब आपने जब उस केस स्टडी को रीड किया तो आपको आइडिया हो गया कि ये कौन से टॉपिक में से है, तो उसका बाद में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने भी फिर इसका मतलब क्या है भी आपने सबसे पहले अब क्या काम करना है कि सभी चैप्टर्स को रीड आउट कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया हो कि इस चैप्टर में ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनकी एक फार्मूला लिस्ट आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। ठीक है, इतना काम हो गया तो मतलब कि आपका 50% काम तो इसी से ही हो जाएगा। फिर आती है अभी बात हमारी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि आपने उन फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ करें, आप लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, आप लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, आप लोग एमसीक्यूज़ को सोल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में जाकर ईजी होगा किसी भी तरह की केस स्टडी बेस्ड या फिर एमसीक्यूज़ या फिर किसी भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाना। तो भी सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका अप्लाई होगा, चैप्टर्स को रीड आउट कीजिए, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर फॉर्मूलाज की एक आप लोगों ने लिस्ट बनाकर रख लेनी है। ये दोनों काम हो गए तो आपका हाफ काम तो यहीं पर ख़त्म हुआ। फिर उनको यूज़ करना आपने सीखना है, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। तो मैं भी आपको इस वीडियो में दो तीन केस स्टडीज़ को सोल्व करवाऊंगा, दो तीन आपकी प्रैक्टिस के लिए साथ में दे दी जाएंगी पीडीएफ की फॉर्म में, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमारा भी चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार फिजिक्स के एग्ज़ाम में इसी चैप्टर में से ही केस स्टडी बनाई गई है। पिछले 2-3 सालों से ही केस स्टडीज़ आनी शुरू हुई हैं ज़्यादातर, तो काफ़ी ज़्यादा बार जो है वो रे ऑप्टिक्स में से आपको केस स्टडी मिल जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सर्फेसेज विद वन और बोथ सर्फेसेज बीइंग स्फेरिकल। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिटरमिन्ड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, मटेरियल ऑफ द लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। यानी कि लेंस मेकर फार्मूला है और कॉम्बिनेशन है टू और मोर लेंसेज का। तो वो सभी जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं कि लेंस मेकर फार्मूला क्या चीज़ है, बाद में हम लोग रीड करते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना, बाद में हम लोग रीड करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू और मोर लेंसेज। तो उन सभी टॉपिक्स में से ये केस स्टडी जो है वो बनाई गई है। इतना क्लियर हो गया अभी पहले आपको। चलो अब वन बाय वन हम इसकी प्रॉब्लम्स को रीड आउट करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया तो आपको फॉर्मूला की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। फॉर्मूला की लिस्ट होगी तो आपको बिल्कुल यहाँ पर इजी फील होगा। तो अब इसके ऊपर बेस्ड हमें 4 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, जिनमें से कि फोर्थ एमसीक्यू में हमें ऑप्शन दिया गया है। इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, ए और बी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो हमने 4 एमसीक्यू यानी कि 4 मार्क्स का ये हमारी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज़ के ए डबल कन्वेक्स लेंस विद ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले देखो भी हमारे पास है एक डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा डबल कन्वेक्स लेंस। तो इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो एक होता है भी R1, एक होता है भी हमारा R2। ठीक है, तो ये हमारे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो R1 जो है वो उसका हम लोग साइन क्या रखते हैं भी, R1 इज टेकन एज द पॉजिटिव एंड R2 इज टेकन एज द नेगेटिव। अब दोनों इक्वल है तो इन दोनों को RR अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमें बताया गया है हैविंग द सेम रेडियस। क्लियर है। इज मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इट्स पावर इज। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले लगाना है अभी लेंस मेकर फार्मूला 1/f। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके पास फार्मूला लिस्ट होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू हो या फिर n हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
-1 इंटू 1/R1 -1/R2। इतना क्लियर हो गया अभी, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। नाउ पावर इज इक्वल्स टू दी 1/f, तो पावर हमारी 1/f होती है, तो पावर इज इक्वल्स टू ये पूरे का पूरा फॉर्मूला ऐसे ही लग जाएगा n-1। तो R1 को हमने क्या पुट करना है अभी, R1 इज टेकन एज दी प्लस R एंड R2 इज टेकन एज दी नेगेटिव R। ठीक है, अब ये माइनस माइनस यहाँ पर बन जाएगा अभी हमारा प्लस का साइन, तो यहाँ पर बच गया 1/r प्लस 1/r, सो इट बिकम्स दी 2/r। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया अभी 2/r, सो इट बिकम्स दी 2 इंटू n-1/r। तो ये हमारा जो है वो पावर का आंसर बन जाएगा। हम लोग चेक करते हैं ऑप्शंस में, 2 इंटू n-1/r, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है अभी, सिंपल था। तो ऐसे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आई थिंक के बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब सेकंड देखते हैं इसमें क्या अप्लाई होता है अभी कॉन्सेप्ट। ए डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ द पावर p विद ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ऊपर हमें दिया गया था वही वाला सेम लेंस है, यही वाला, इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इसको टू पार्ट्स में कट कर लिया गया, मतलब एक पार्ट ऐसा होगा और दूसरा पार्ट भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा उसने यहां से पार्ट्स को डिवाइड कर लिया है। द पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी। अब देखो इसके दो ऑप्शन है, मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं सिंपली। तो जब हम लोग इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को करते हैं, ऐसे दो पार्ट्स में कट करते हैं, तो पावर हाफ हो जाएगी। अगर वो जो यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस है विद बोथ फेसेस हैविंग द सेम रेडियस, जो हमें केस दिया गया है, तो इस केस में भी जो न्यू पावर है वो आपकी p/2 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ है इसका, वो आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखो R1 तो सेम रहा भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस सरफेस का है, दिस इज अवर फर्स्ट सरफेस, दिस इज अवर सेकेंड सरफेस। ठीक है, तो R1 तो हमारा प्लस R रहा, बट R2 की साइड से ये बन चुका है एक प्लेन। ठीक है ना, प्लेनो पार्ट बन चुका है, दैट इज दी प्लेन लेंस की तरह वो यहाँ पर बिहेव करेगा। सो R2 बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो R2 हमारी इन्फिनिटी बन जाती है, जिसके कारण अब अगर हम फिर से लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 की जगह पर r और -1/r2 की जगह पर इन्फिनिटी आएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो 1/infinity इज 0, सो इट ओनली बिकम्स दी n-1 इंटू 1/r। अब यहाँ पर हमारा आंसर आया था अभी 2/r, और अब यहाँ पर आ रहा है ओनली 1/r, सो देयर फोर पावर इज हाफ, तो p/2 बन जाती है पावर। तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आपके दोनों एमसीक्यूज के आंसर हो गए भी सिंपली। तो यहाँ पर पावर आपकी बन चुकी है p/2, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो ऐसे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया यहाँ से मिल रहा है। अब उसने यही कहा है कि जो ये हमने दो पार्ट्स ऐसे डिवाइड किए हैं थर्ड एमसीक्यू में, द अबव टू पार्ट्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, दोनों की पावर है p/2। अगर हम लोग दो लेंसेज को इन कॉन्टैक्ट ऐसे कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो दोनों की पावर्स के जो भी रिस्पेक्टिव साइंस आएंगे, क्योंकि ये दोनों के यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो p/2 बिकम्स दी p, सो न्यू पावर इन, तो इस कॉम्बिनेशन की पावर भी हमारी p ही रहने वाली है, सो इट बिकम्स दी p ओनली। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या था अभी, अगर आपको लेंस फार्मूला आता है तो आपको बेसिक रूल्स पता है कि R1 का साइन क्या लगाते हैं, R2 का साइन क्या लगाता है, तो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो हमारे 3 नंबर ऐसे ही बन गए आराम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर एमसीक्यू है फोर्थ वाला, जो था कि ए डबल कन्वेक्स ऑफ द पावर P ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस, वही सेम केस है, इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हमने उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही कट कर दिया, यानी कि ऐसे था लेंस, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, तो ऐसे इसके दो पार्ट यहाँ पर बन चुके हैं। तो ऐसे इसके दो पार्ट इन्होंने बना लिए हैं, इन दोनों पार्ट्स को ऐसे उसने रख दिया है। अब देखो जब हमने इसको अलोंगे प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है, तो पावर में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज
दोनों रेडियस तो सेम रह रहे हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करते हैं, क्योंकि उधर एक साइड से प्लेन बन गया था तो इनफाइनाइट बन चुकी थी वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 की, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो पावर भी दोनों की P और P सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसकी पावर भी P है, इसकी भी P है, तो P प्लस P अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो 2P बन जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 2P। तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी। अगर हमने परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस किया है लेंस को कट तो पावर हाफ होती है। अगर हमने किया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को कट तो पावर में नो चेंज होता है, सेम पावर, यानी कि फोकल लेंथ भी हमारी सेम रहती है। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। चलो इसके बाद है टू कन्वेक्स लेंसेज विद द फोकल लेंथ 60 एंड 20 आर हेल्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो एक की पावर जब हमें फोकल लेंथ दी हो भी सेंटीमीटर में, तब पावर का फार्मूला क्या होता है अभी 100/f, अगर f है हमारी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास है अभी दो लेंस, एक की फोकल लेंथ है 60 तो ये आ जाएगा 100/60, और दूसरे की फोकल लेंथ है अभी हमारी यहाँ पर ये 20 तो वो आ जाएगा 100/20। दोनों के हमने पॉजिटिव साइन लिए हैं बिकॉज दीज टू आर दी कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर कनकेव होता तो हम एक का साइन यहाँ पर क्या रख लेते, नेगेटिव रख लेते। ठीक है, तो हम ऐसे पावर निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन की। तो इसका एलसीएम कर लीजिए 60, तो ये आ जाएगा 100 प्लस यहाँ से बन जाएगा अभी 300, सो इट बिकम्स दी 400/60। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, अभी 2 पर कैंसिल हुआ 20/3, दैट इज़ दी 6.6 अप्रॉक्सीमेटली डायप्टर। सो ये बन गया अभी 6.6 डायप्टर। ठीक है, क्लियर है अभी। तो ऐसे आपको यहाँ पर पावर का फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, और लेंस को अगर हम लोग हाफ करते हैं तो उसके साथ पावर कैसे चेंज होती है, वो सभी आपको इस केस स्टडी से सीखने को मिल गया। तो ऐसे ही अभी अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी तो आपको काफ़ी यहाँ पर इजी रहेंगे ये सभी कंसेप्ट। एक हमारे पास केस स्टडी और है अभी यहाँ पर आपके लिए, तो ये भी हमारी सिंपल सी केस स्टडी है। अब इसमें क्या है कि आपको देखकर ही आइडिया हो गया होगा कि प्रिज्म के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रिज्म है तो यहाँ पर फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात भी होगी। इसने ये बताया है कि व्हेन ए राइट रे प्रोपेगेट्स ray of the light propagates from a denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal। तो सिंपल रिफ्रैक्शन की बात चल रही है यहाँ पर। When the incident angle is increased, the refracted ray deviates more from the normal। For a particular angle of the incidence in the denser medium, the refracted ray just grazes interface of the two surfaces, यानी कि क्रिटिकल एंगल बन चुका है, उसके बारे में बात कर रहा है वो। अब देखो भी यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है तो आपको ये जो मतलब पूरी केस स्टडी के बारे में कुछ नहीं समझ आने वाला, आप लोगों के ऊपर से जाएगा सब कुछ। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेंसर टू रेयर मीडियम जब रे जाती है तो क्या होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार समझ लेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाना बिल्कुल ईजी रहेगा। तो पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला, फिर आपकी केस स्टडी या एमसीक्यूज, फिर ही आप लोग सोल्व कर पाएंगे। इतना क्लियर है अभी। तो मतलब डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो सिंपली अपनी बुक को उठाइए, टॉपिक को रीड कीजिए, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक हैं ये। रे ऑप्टिक्स देखने में आपको मुश्किल लगती है, बट आई थिंक के जो आपके इससे पिछले वाला काम है, जो वहाँ पर चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट वाले जितने भी चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, उनसे रे ऑप्टिक्स आपकी इजी है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, उनसे ये सभी कॉन्सेप्ट्स इजी आपको अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पर आते हैं वापस। तो उसने कहा है कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो होता क्या है अभी, जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम रे जाती है तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है जिसके लिए जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे इसके इंटरफेस के ऊपर ही चली जाती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री बनता है। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर होगा डेंसर मीडियम, यहाँ पर होगा रेयर मीडियम। तो ऐसे होती है अभी हमारी जो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की बात। ठीक है, अब उसने इसमें से पहला एमसीक्यू यही पूछा है कि फॉर ए रे इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक उसने रिफ्लेक्शन लिख दिया है, यहाँ पर आएगा भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है जब क्रिटिकल एंगल पर रे स्ट्राइक करती है, तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है अभी 90 डिग्री। ठीक है, तो उस वक्त 90 डिग्री के एंगल पर अलोंग द इंटरफेस के ऊपर ही हमारी रे चली जाती है दोनों सरफेस के। अब देखो एग्ज़ाम में अगर ऐसी मिस्टेक आती है, तो अगर आप लोग इसकी मार्किंग स्कीम मैंने इसकी पूरी चेक की थी, तो ये आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम ही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही आ गया था एग्ज़ाम में ऐसे ही, तो वहाँ पर इसका 1 मार्क्स सभी को ही दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, तो इसका 1 मार्क्स सभी को ही मिल जाता है, ऐसा भी पेपर में रूल्स होते हैं। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं अभी एमसीक्यू इसमें क्या है, आगे देखते हैं अभी साफ पेज पर। चलो, तो हमारा सेकंड एमसीक्यू है अभी ए, रे ऑफ लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट इन वाटर ऑन दी वाटर एयर इंटरफेस एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो ध्यान से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए, वाटर है, बाहर है एयर, ठीक है, और वाटर के इनसाइड एक रे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, और एंगल जो भी है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल है, यानी कि रे बाहर निकलेगी, जानी थी इस तरह, बट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरफ को रे हमारी चली गई। ठीक है, तो नॉर्मल हमने रिफ्रैक्शन यहाँ पर की है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है दैट इज दी 4/3 है। ठीक है, ओके, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे, इस साइड की हमें वेवलेंथ सोल्व करनी है, इसको मैं लैम्डा डैश लिख लेता हूँ, और यहाँ पर वेवलेंथ थी हमारी लैम्डा, इसको ये हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर। तो अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जब कोई भी रे है जो वो रिफ्रैक्शन करती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज कैसे होती है कि जब रे यहाँ पर एंटर करेगी इन द न्यू मीडियम, यानी कि एयर में एंटर की गई है, तो उसकी जो पहले वेवलेंथ थी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें एंटर की है, यानी कि एयर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूज मत हो जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का ही यूज करना है जिसमें रे एंटर हुई है, जिसमें रिफ्रैक्ट होकर एंटर की गई है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा अभी, इसका रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये आप लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो हमें वेवलेंथ दी गई थी भी यहाँ पर 600, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दिया गया है 4/3, तो इसको हमने यहाँ पर किया अभी कैंसल, तो ये 200 इंटू 4 आ गया हमारा 800 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन राइट मिल जाएगा। इतना क्लियर है, तो ऐसे आपका ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ हो जाता है। फिर से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं, आपको इतना याद है कि वेवलेंथ चेंज करने पर कौन सा फार्मूला लगता है, तो आप लोग एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड, द इंटरफेस ए बी बिटवीन द टू मीडिया ए एंड बी इज शोन इन द फिगर। इन द डेंसर मीडियम ए, यहां पर है भी डेंसर मीडियम, द इंसिडेंट रे पी क्यू मेक्स एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर है भी 30 डिग्री एंगल। द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द इंटरफेस, तो यहां पर रिफ्रैक्शन का एंगल बन चुका है 90 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए इज, तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो सिंपल हम लोग लगाएंगे भी यहाँ पर स्नेल्स लॉ, जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर, तो आर एंगल इसी तरफ ही रखा जाता है जिस तरफ रे बाद में एंटर हुई है। ठीक है, तो हमने जो बी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए, सो इट बिकम्स दी साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला स्नेल्स लॉ नॉर्मल। अब देखो आई एंगल कौन सा होता है भाई, दिस इज दी आई एंगल जो नॉर्मल के साथ बनाएगी इंसिडेंट रे। अब आपके सामने है कि आई एंगल हमारा कितना होगा अभी, ये एंगल है अगर यहाँ पर 30, ये टोटल एंगल होता है हमारा 90, तो ये कितना बच गया 60 डिग्री, तो आई हमारा आ गया अभी 60 डिग्री। ठीक है, आर ऊपर हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, उन्होंने स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है दैट इज दी 90 डिग्री। ठीक है,
तो साइन 60 की वैल्यू होती है अभी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारा सिंपल सा आंसर आ गया अभी √3/2। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है, तो आप लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो केस स्टडी देखने में काफ़ी डिफिकल्ट फील होती है, बट है नहीं कुछ भी खास इसमें। तो ऐसे आप लोग इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसी में एक ऑप्शन में आपको न्यूमेरिक यहाँ पर एमसीक्यू और दिया गया है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको देखते हैं अभी क्या है इसमें। टू मीडिया ए एंड बी are separated by a plane boundary. The speed of light in medium A and B is this one respectively. The critical angle for a ray of light going from medium A to medium B is, मतलब मीडियम A है और मीडियम B है, मीडियम A टू B हमारी एक रे जा रही है, तो उसका हमें क्रिटिकल एंगल सोल्व करना है कि वो क्या बनने वाला है। यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हमें इसका जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल एंगल सोल्व करना है। तो मैं फिर से सिंपली म्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो हमने पीछे लगाया था कि साइन आई बाय साइन आर। इसमें तो नहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ आई इज कॉल्ड द सी, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। सो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन सी, और आर हमारा है अभी यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल बनता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अभी साइन 90 की वैल्यू दैट इज दी 1, तो ये आ गया हमारा साइन सी ओनली। अब देखो म्यू का फॉर्मूला एक स्पीड की फॉर्म में होता है, जिसका म्यू सोल्व कर रहे हैं उसकी स्पीड ओवर में होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला क्या बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज स्पीड इन मीडियम बी, ऊपर आएगी स्पीड इन मीडियम ए। ठीक है, तो ये हमारी साइन सी के इक्वल है। तो वी ए हमें ए मीडियम में स्पीड दी गई है, दैट इज दी 2 × 10⁻⁸। ठीक है, हमें मीडियम बी में स्पीड दी गई है, दैट इज दी 2.5 × 10⁸। ठीक है, और उस तरफ है अभी साइन सी, तो ये दोनों पावर्स हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ से हमने पॉइंट हटाकर ऊपर ले गए, दिस बिकम्स दी 20/25। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे अपॉन दी 5, सो इट बिकम्स दी 4/5। सो सी बिकम्स साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 4/5, सो बी इज अवर राइट ऑप्शन। तो ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, मतलब वैसे तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आपको अब स्नेल्स लॉ के साथ साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड की फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना होगा, वो भी हमारा यूज़ हो चुका है। इसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम भी? ठीक है, ओके है। तो ऐसे मतलब टोटल 4 एमसीक्यूज हैं, बीच में से एक आधा एमसीक्यू तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने ही वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता। तो ये हमें यहाँ पर दी गई थी इन्फॉर्मेशन। अब ये जो लास्ट एमसीक्यू है इसको सोल्व करते हैं अभी, फोर्थ एमसीक्यू को। इसमें देखते हैं अभी हमें क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसकी अगर आप लोग पहले स्टेटमेंट को रीड कर लें उतना टाइम, हम यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं अभी इसको सोल्व करने के लिए। सुनाओ, यहाँ पर हमारी जो रे है अभी वो इंसिडेंट कर रही है एट द एंगल ऑफ द थीटा। तो जो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया एन, और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया दैट इज द 90 डिग्री, और बाद में जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई है तो रे जो है वो अलोंग दी इंटरफेस ही मूव हो चुकी है। तो हमें एंगल थीटा निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भी, यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, ओके अभी, और इस नॉर्मल को भी यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये दोनों नॉर्मल हमने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। इतना क्लियर है अभी? इसमें तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अभी यहाँ पर जो इस तरफ का एंगल है, दिस इज दी 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है दिस इज दी आवर क्रिटिकल एंगल सी। ठीक है, इतना हो गया अभी क्लियर? चलो, अब ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दोनों तरफ हमने नॉर्मल बनाए हैं, इधर भी और इधर भी, ये दोनों भी 90-90 होंगे। सो देयरफॉर दिस फोर्थ एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अब बचता है अभी ये एंगल। ठीक है, अब ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, अब ये है हमारा सी। तो आप लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये जो एंगल है हमारा ये वाला, तो ये वाला एंगल हमारा निकल आएगा अभी 90 माइनस सी। ये एंगल हमारा कितना आ गया? 90 माइनस सी आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पर पॉइंट्स के भी नाम रख लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ सोल्व करना पड़ेगा,
तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। क्लियर है? चलो, तो पॉइंट्स के हम लोग यहाँ पर नाम रखते हैं और ये रहा। इसको मैं दे देता हूँ भी ए पॉइंट, इसको लिख लेते हैं बी पॉइंट, सी हमारा जो एंगल के लिए यूज़ हो रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, चलो एट ए, एट पॉइंट ए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं अभी स्नेल्स लॉ को, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, क्योंकि यहाँ से रे हो रही है अभी हमारी इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से हो रही है अभी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो एन इसी का सोल होगा साइन आई ओवर साइन आर। ठीक है, क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला। आई की वैल्यू उन्होंने दी गई है अभी यहाँ पर थीटा, और आर जो हमारा एंगल है, ये जो आर एंगल बन रहा है, दिस इज दी आर एंगल, तो ये हमारा कितना बन रहा है अभी 90 माइनस सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी कोज सी। ठीक है, कोज थीटा बन जाता है। तो ये हमारे पास भी यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा को सोल्व कर लेता हूँ। सो साइन थीटा बिकम्स एन इंटू कोज सी। तो इसको अभी आप लोग बॉक्स में रख लें, ये हमारा आगे जाकर यूज़ होगा। अब दूसरी तरफ अप्लाई करते हैं, अभी एट पॉइंट डी अप्लाई करते हैं। अब डी पर क्या है, अभी हमारी इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ पर है, दैट इज दी इनसाइड। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सोल होगा, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास सोल होगा। तो इंसिडेंट रे जो एंगल है वो है साइन सी, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है जो बाहर है वो है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा आपने यही रूल याद रखना है भी, जिसमें बाद में रे एंटर हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, वो हमने पहले ही किया था, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ दी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई, दैट इज दी 1/n। अगर साइन सी की वैल्यू है भी 1/n, तो कोज सी की वैल्यू क्या होगी, थोड़े से मैथ के फार्मूले अप्लाई होंगे। सो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, अंडर रूट। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे दिस वन, इसका आप लोगों ने एलसीएम करके इसका अंडर रूट कर लेना है। सो इट बिकम्स दी एन स्क्वायर माइनस 1, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से आपके पास आंसर बच जाएगा अभी एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन। ठीक है, तो ये आपने कोज सी की वैल्यू निकाली है। कई बार ऐसा एमसीक्यू भी आ जाता है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से अब हम लोग साइन थीटा को सोल्व कर सकते हैं। सो साइन थीटा बिकम्स एन इंटू कोज सी की वैल्यू क्या है अभी, एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट ओवर एन। तो एन के साथ एन हमारा सोल्व हो गया। सो साइन थीटा इज एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। सो यहाँ से हमारा भी थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे। तो ये हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। मतलब चारों में से सिर्फ एक एमसीक्यू ही थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्होंने दिया था। तो ऐसे आपने केस स्टडीज़ को सोल्व किया है। मतलब फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ भी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोग बैठेंगे आराम से, कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के, फॉर्मूला लिस्ट बनाकर प्रैक्टिस करनी शुरू कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, आपने भी कई बार सुना होगा। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल सही बात है भी। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो केस स्टडी वाली जो आपको फील होता है अभी बहुत ही बड़ा इशू है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो मैंने करवाई हैं सोल्व, दो प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर और शो कर देता हूँ। एक भी ये प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद सोल्व आउट करनी है। तो इसकी कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी आपको साथ में ही दे दी जाए, वो वहाँ से आपको आंसर की भी साथ में दिए होंगे, तो वहाँ से आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो आपके लिए जल्द ही ऐसी और वीडियोस भी आएंगी। एक केस स्टडी ये भी है भी, तो ये दो केस स्टडीज़ आपकी स्क्रीन पर मैंने शो कर दी हैं। इधर आप लोग इनके स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व करना शुरू कर दीजिए, नीचे कमेंट्स में इनके आंसर्स बताइए। तो ये दो और दो आपकी 4 केस स्टडीज़ रे ऑप्टिक्स में से बन चुकी हैं, और भी बहुत सारी बन सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट किस चैप्टर की केस स्टडीज़ और किस चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
थैंक यू।